Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम कोल गैसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सेकेंड आर्टिकल में रिफॉरेस्टेशन इन दिल्ली एरिया के बारे में बात करेंगे, थर्ड में हम बात करेंगे स्टेट क्राफ्टमैनशिप की एंड पेट्रोटूरिज्म की, एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियाज फार्म एक्सपोर्ट के बारे में। आइए सबसे पहले आर्टिकल को समझते हैं। देखिए, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 37,500 करोड़ को एलोकेट किया है। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लैंड मास है, यहां पर नीचे कोल मिल रही है। अब इस कोल को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम एक लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में, यानी इतनी ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे कि ये कार्बन का या कोल का बॉन्ड हम ब्रेक कर सके। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और प्लस कुछ हद तक मीथेन जैसी गैसेस मिलेंगी, जिसे आप इन टोटल सिन गैस कहते हैं। और इस सिन गैस को हम यूज कर सकते हैं वेरियस चीजों के लिए, जैसे पावर जनरेशन के लिए, केमिकल फीड के लिए, सिंथेटिक फ्यूल के लिए एंड इवन हमारी हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी स्कीम के लिए। एंड माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंडर इसको कवर किया जा रहा है, जहाँ पे कोल एंड लिग्नाइट जैसे आपके जो प्रोडक्ट है इनको कवर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पार्शियली इसको बर्न किया जाता है, लाइक ट्रेडिशनली की तरह नहीं कि पूरी तरह से जला दिया हमने। हम सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे जिससे केमिकल बॉन्ड कोल का टूट सके। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो हम ऑलमोस्ट अपना 1/5 यूरिया यानी 20% यूरिया आज की डेट में इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा, जिससे हम काफी पैसा बचा पाएंगे। दूसरी चीज, एनर्जी सिक्योरिटी इनहैंस होगी। अभी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण हमें वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी रिड्यूस करनी है, तो डेफिनेटली डोमेस्टिक कोल को अगर हम यूज कर पाएंगे तो ये इकोनॉमी को इंसुलेट कर पाएगा इस तरह के शॉक से। इस गैस, फर्टिलाइजर या आपका डाइमिथाइल ईथर, इन सब को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे। देन यहाँ पे ऑल्टरनेट माइनिंग मेथड है, जिससे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि आपकी एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, वो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ना तो ये सल्फर ऑक्साइड को और ना ही नाइट्रोजन ऑक्साइड को एयर में आने देगा। तो इससे जो आपकी स्मोक वाली जो प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो कहते हैं कि भाई इसका सस्टेनेबल पावर जनरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपके जो यूरिया है और सिंथेटिक नेचुरल गैस है उसकी प्रोडक्शन में काफी अच्छा योगदान हो सकता है। प्लस लो एमिशन वाला स्टील हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे जो हमारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंडर ऑब्लिगेशन है हम उसको भी फुलफिल कर पाएंगे। बट चैलेंजेस क्या है कि स्टार्टिंग में कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड मोर ओवर यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज चाहिएगी और इसमें पानी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहेगी। तो अभी आप ये मान के चलो कि ठीक है, कोल गैसिफिकेशन से फायदा तो होगा, बट अभी के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट लेके आ सके, जिससे R&D इंक्रीज हो एंड ये कहीं ना कहीं आगे चलकर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सके। इसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। तो ये मेंस का और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्लीज मेक श्योर आप इसे देख लीजिए। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक आपका दिल्ली रिज वाला एरिया है, इसको अब रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल रहे हैं, सेंट्रल रिज को। कहते हैं यहां पे हमारा फोकस है नॉन नेटिव स्पीशीज की जगह नेटिव स्पीशीज को प्रमोट करना। मतलब आप ये मान के चलो कि ये अरावली हिल का एक्सटेंशन है एंड अरावली को अक्सर कहा जाता है कि ये ग्रीन लंग्स हैं आपके दिल्ली के। वैसे दिल्ली में अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग तरह के पार्क देखने को मिलते हैं। नदर्न रिज में आपको अगर देखने को मिलता है, रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में इसे डाला था दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले पार्ट को 1915 में। सेंट्रल रिज में अभी आपका 800 किलोमीटर का एरिया आ जाता है, राष्ट्रपति भवन वाला जो एरिया है, और इसे अभी सेक्शन 20 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। महरौली वाला जो सेंट्रल और सदर्न रिज है, इसमें संजय वन आ जाता है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क आ जाता है आपका, एंड सदर्न रिज में आपका तुगलकाबाद आ जाता है, एंड इसके साथ साथ आपको असोल भट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे तिलपत वैली डाइवर्सिटी पार्क भी आपको देखने को मिलता है। तो कहते हैं देखो ये सब ठीक है, आप यहाँ पे इसे प्रिजर्व करना चाहते हो तो वो अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं आपके सामने एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो आप नेटिव कह रहे हो ना, वो नेटिव नहीं है। आप इंडियन नेटिव ट्रीज की बात कर रहे हो जिसमें शीशम, जामुन और आपके मैंगो आ जाते हैं, बट ये जो एरिया है ये ड्राई रॉकी और क्वाजाइट सैंड वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इस अकॉर्डिंगली ही
पेड़ों को उगाना होगा। बट कई बारी हम यहाँ पे ना विलायती कीकर को उगा देते हैं। अब विलायती कीकर कहाँ से आया? सदर्न अमेरिका से आया, एंड ये इंडिजिनस नहीं है। एंड इसमें जो बीज यूज किए जा रहे हैं वो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के साथ यूज किए जा रहे हैं, तो टर्माइट का पूरा इकोसिस्टम आप खराब कर दोगे। एंड मोर ओवर कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? नेग्लिजेंस करता है, जहां पर चीप और एक्सोटिक स्पीशीज की सैंपलिंग वो खरीद लेता है, जंगल जलेबी जैसे, और कहीं ना कहीं वो पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है। तो कहा जाता है देखो वैसे तो ये एक क्लाइमेट बैरियर का काम करता है, जहां पे दिल्ली में जो गर्मी रहती है, जो डस्ट की प्रॉब्लम है, जो स्मोक की प्रॉब्लम है, उसको काफी हद तक सॉल्व करने का काम करता है। और इवन ये कार्बन सिंक का भी काम करता है, जिसमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट के साथ साथ ये हीट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। एंड यहाँ पे जितनी भी बारिश वगैरह होती है तो उससे पानी जो है आपका पर्कुलेट करके आपके जमीन में जाता है, तो एक्वाफायर को रिचार्ज भी करता है एंड प्लस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो कहते हैं कि भाई देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यस अच्छी बात है, यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन इसे मिल रही है, बट इसके साथ साथ हमें इकोलॉजिकल सर्विसेज भी यहाँ पे मिलेंगी, वो भी ठीक है, कोई भी पेड़ लगा दोगे इकोलॉजिकल सर्विस मिलेगी। बट हमें यहाँ पर स्पेशल फॉरेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे ऋतु वन हो सकता है, या पंचवटी वन हो सकता है, या आपका तीर्थकन वन हो सकता है, या मियावाकी फॉरेस्ट को आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। बट इसमें फोकस रहे कि आप जो लोकल नेटिव स्पीशीज हैं उनको, जो अरावली की है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करें, उनको यहाँ पे प्रिजर्व करें, एंड यहाँ पे सॉइल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए टॉक्सिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की। अब देखो यहाँ पे यूएस, ईरान और इजराइल के प्रॉब्लम की वजह से अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि भाई आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और आपको अपनी देशभक्ति की भावनाओं को और प्रचंड करना होगा। बात ठीक है, इसमें हमारे को गोल्ड खरीदने से मना किया है, अननेसेसरी पेट्रोल के यूटिलाइजेशन को कम करने की बात की है, तो इससे फायदा तो है। देखो नो डाउट इससे हमारा फॉरेक्स बचेगा। अब फॉरेक्स कैसे बचेगा? मैक्सिमम गोल्ड और फ्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं तो इसकी पेमेंट डॉलर में जाती है, रुपए की वैल्यू पहले ही नीचे जा रही है। तो अगर ऐसा रहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लाइक अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा फॉरेक्स बच जाएगा। बट यहाँ पे आपको इस मुद्दे के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, दैट्स इकोनॉमी, दैट्स किसी और दिन बात करेंगे। यहां पे बात करते हैं एक स्टेट क्राफ्ट क्या होता है। तो कहते हैं कि भाई एक ऐसा आर्ट जहां पे आपके स्टेट अफेयर्स के अंदर नेशनल इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को फोकस किया जाता है, इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को फोकस किया जाता है, एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ देश को आगे बढ़ाया जाता है। अब पॉपुलिस्ट अपील क्या होता है? जहां पे एक पॉलिटिशियन एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाता है एंड लोगों को एक लाइक आप कह सकते हो कि परसीव करवाया जाता है कि करप्ट एलीट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं हम, एंड वहां पर वी वर्सेस देम की एक लड़ाई को प्रमोट किया जाता है। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस सिंपल रिटोरिक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्टेट क्राफ्ट जो है ये आपकी इन्फ्लेशन या क्लाइमेट चेंज के इशू को मल्टी डिमेंशनल जो भी आपके सोल्यूशन होते हैं उनके ऊपर वर्क करने के ऊपर फोकस करता है। ऑल तो उसमें रिजल्ट आपको स्लो मिलते हैं, बट पॉपुलिज्म में आपको अस वर्सेस देम का एक नैरेटिव सेट करते हो, तो जिसमें आप ये देखेंगे कि पॉलिसी में वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेगा। मोर ओवर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब आप स्टेट क्राफ्ट की बात करते हैं तो इसमें मिनॉरिटी के व्यू को ध्यान में रखा जाता है, चेक एंड बैलेंसेस को प्रमोट किया जाता है ताकि मिनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जाता है पॉपुलिस्ट अपील के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये आप ये कह सकते हो प्रोटेक्शन वर्सेस अनडेमोक्रेटिक हर्डल्स के बीच की एक लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पे जो एक स्टेट क्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेगा, एंड यहाँ पे पॉपुलिज्म में आप फोकस करते हैं नेशनलिस्ट फर्स्ट या नेशन फर्स्ट की। तो कहा जाता है कि भाई देखो अभी हमारे सामने ना कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस है, टैक्सेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, एडहॉक लीगल प्रोविजंस है। तो अगर हम इन सब को ठीक करें यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें तो यहाँ पे आप आज भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकते हो। अपनी एनर्जी सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना होगा, जहां पे आप ये मान के चलो कि बाहर के ऑयल प्राइसेस का हमारे ऊपर इंपैक्ट कम पड़े। अभी कैपिटल रीलोकेट कर रही है एआई और जो पॉलिटिकल शिफ्ट के कारण, तो अभी हमें भी कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिल सकती है। तो कहते हैं कि भाई देखो अभी अपने को ना ब्रेड एंड
सर्कस से थोड़ी और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अपने को कहीं ना कहीं वो जो मिस एलोकेशन ऑफ गवर्नेंस है उसको कम करके फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना होगा, जहां पे लॉन्ग टर्म की हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सके। तो कहते हैं कि इसके लिए डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, यानी आप डिमांड मैनेजमेंट की जगह पे सप्लाई साइड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो कि सप्लाई को और बेटर कैसे कर सकते हैं। रियलिस्टिक एनर्जी स्ट्रैटेजी लेके आओ जिसमें लॉन्ग टर्म एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का आपका मैप हो, जहां पर मिडिल ईस्ट के ऊपर और यूएस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन को आप और ज्यादा स्ट्रेंथन करो जिससे अडॉक अप्रोच आपकी कम हो। तो यानी लाइक हमारा इन टोटल फोकस ये होना चाहिए कि कैसे देश आगे बढ़े, रादर देन यहाँ पे जो ये अभी चल रहा है उसके अलावा। तो यूएस टैरिफ का बात कर लेते हैं। यूएस टैरिफ के बावजूद इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। कहते हैं भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आपका ऑल्दो बहुत कम, बट यस 2.3% से आपका ग्रो किया है। तो कहते हैं कि भी इसमें फ्री जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें हमेशा से हमारा फोकस रहा है कि हम जैसे मतलब अगर आप बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड को। तो कहते हैं कि भाई 1991 के बाद से ही हमने अपनी शिफ्ट टू माउथ जो हमारी एक कंट्री हुआ करती थी कि हम दूसरों की लाइक दया के ऊपर डिपेंड किया करते थे, वहां से हम चेंज होके अब नेट एक्सपोर्टर हो चुके हैं। तो कहते हैं अभी अपेडा जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये और मपेडा, ये दोनों मिलके एम्पेडा, ये दोनों मिलके अभी एग्रीकल्चर और मरीन ट्रेड्स को हैंडल करते हैं। वैसे ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है एग्रीकल्चर एंट्री 14 के अंडर, एंड फॉरेन ट्रेड आपका यूनियन लिस्ट में आता है एंट्री 41 में। तो आपको याद रखना कि जो इंडियन इकोनॉमी आज भी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और हम आज भी लार्जेस्ट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल के, जिसमें से पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं, और सोयाबीन हम अर्जेंटीना ब्राजील से, सनफ्लावर यूक्रेन एंड रशिया से। अभी वैसे हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को लॉन्च किया है, बट स्टिल इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भी मरीन प्रोडक्ट में हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड खासकर श्रिम्प्स की अगर बात की जाए तो चाइना और यूएस को हम बहुत सारा बेच रहे हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, जहां पर हम कोल्ड स्टोरेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बासमती में आज भी हम सिग्निफिकेंट शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके मिडिल ईस्ट में हमारी इसमें पकड़ काफी अच्छी है। बिफेलो मीट की बात की जाए तो यस, हम हाईली इस चीज को बेच पाते हैं वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट के अंदर। तो ये भी एक आपका ये कह सकते हो फूड प्रोडक्ट है जो हम बाहर बेच रहे हैं। बट पल्सेस के केस में बात की जाए तो मसूर, तूर और उधर उड़द की दाल जो है, इसको हम आज भी कनाडा, मोजाम्बिक, मालावी और म्यांमार से इंपोर्ट करते हैं। अब कहा जाता है कि भाई देखो यूएस के टैरिफ का शॉक तो लगा, 50% टैरिफ हमारे ऊपर इंपोज करा गया था, तो उसके बावजूद कहते हैं कि बासमती और स्पाइसेस के जो और मरीन प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के स्टिल सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए, बट स्टिल अभी भी काफी अच्छी रेंज में आपको देखने को मिलता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात की जाए तो यस, वेजिटेबल ऑयल के लिए आज भी हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी देखते हैं, एंड पल्सेस के लिए भी। कॉटन की अगर बात की जाए तो उसमें भी इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज डोमेस्टिक क्रॉप, चाहे आप बीटी कॉटन की बात करो, यील्ड या तो स्टैग्नेंट है या डिक्लाइन कर रही है। तो कहा जा रहा है कि भाई हमारी जो ट्रेड सरप्लस है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, तो हमें यहाँ पे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए यूएस के बजाय। अब चाइना, वियतनाम, जापान, यूएई जैसे देशों के साथ भी हमें ट्रेड करना चाहिए। मरीन प्रोडक्ट की बात की जाए, बफेलो मीट्स की बात की जाए, कॉफी, ये कहीं ना कहीं आज भी बहुत अच्छे लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। अब इसमें हमारे पास फायदा क्या है कि लोअर प्रोडक्शन रहती है आपकी ब्राजील, वियतनाम जैसे एरिया में जहां पर कॉफी होती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज करने की जरूरत है। अब हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में हमारा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट देखने को मिला है, यूके में, नीदरलैंड में और मलेशिया में। अभी हमें अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी को 2018 जिसमें हम $100 बिलियन की बात कर रहे थे, इसको और ज्यादा बेटर वे में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। पल्सेस और एडिबल ऑयल में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है, बट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी तब इंक्रीज होगी जब आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करोगे। हमें नेक्स्ट जनरेशन जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड मोर ओवर नॉन टैरिफ बैरियर्स को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए और ज्यादा बेटर लाइक हमें फूड सेफ्टी के ऊपर या फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करना होगा। मोर ओवर वैल्यू एडिशन के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जैसे कॉफी बीन प्रोसेस्ड फूड के ऊपर, जिससे हम अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को और बेटर कर सकें। तो ये आपके प्री और मेंस के आर्टिकल हैं, और आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलेंगे एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।